अच्छा जी, आज का जो IAS है दैट इज IAS 16। ये नॉन करंट एसेट पे लगता है और ये होता है प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। अच्छा, IAS 16 में आपको तीन बातें खास तौर पे पता होनी चाहिए। पहली, डेप्रिसिएशन, जो आप O लेवल AS से पढ़ते हुए आ रहे हो। और हमारे पास A2 लेवल पे आमतौर पे ना इसका शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स भी AS लेवल का में पढ़ा जाता है। खैर, हम ये आज वापस डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको फर्क पता होना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है। तीसरी चीज आपको A2 लेवल के लिए आनी चाहिए, किसी भी नॉन करंट एसेट को रीवैल्यू करना और उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना रिवैल्यूएशन के बाद। अब सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है। अब आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपने जो खर्चा किया है, ठीक है, उसको एक्सपेंस में डालना है या नॉन करंट एसेट में प्लस करना है। दो तरह के खर्चे होते हैं। एक खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली एक्सपेंस में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप नॉन करंट एसेट में प्लस करते हो। मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसकी एक एग्जांपल हो सकती है आपने मोटर व्हीकल खरीद ली, पैसे खर्च हुए, लेकिन आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपने मोटर व्हीकल खरीदी है, वो नॉन करंट एसेट्स में ऐड होगा। आप एक मोटर व्हीकल का इंजन ऑयल चेंज कराते हो, उसको मेंटेन कराते हो या उसको रिपेयर कराते हो, वो एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब यार ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरा एक घर है, बना हुआ है, वो घर की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए। अब वो घर पुराना हो गया था तो मैंने करा उस घर को रेनोवेट, और रेनोवेट करके मैंने घर पे 5 करोड़ रुपए की रेनोवेशन करके उसको बिल्कुल ब्रांड न्यू या नए घरों जैसा कर दिया। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो बाय डेफिनेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़े या उसकी लाइफ बढ़े। अब अगर मैं घर को रेनोवेट करता हूँ, ठीक है, और उसको बिल्कुल नए जैसा बना देता हूँ, तो अब जब मैं उसको बेचने जाऊंगा ना, तो वो एक पुराने घर से रिलेटिवली महंगा बिकेगा। तो रेनोवेशन पे जो मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, उससे मेरे नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ी है। सो रेनोवेशन ऑफ अ हाउस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उस पर जो खर्चा होता है उसको आपको उस घर की वैल्यू में नॉन करंट एसेट में जाके ऐड करना चाहिए। मतलब अगर घर पहले 10 करोड़ का था और एसओएफपी में भी 10 करोड़ का रिकॉर्ड होता था, अब उसको एसओएफपी में 15 करोड़ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर उसी घर में मैं कोई छोटे मोटे रिपेयर के काम कराता हूँ, ठीक है, 2-5 लाख रुपए के रिपेयर मैंने छोटे मोटे काम करा लिए, पानी लीक हो रहा था वो बनवा लिया, तो एक दीवार दो दीवारों पे पेंट करा लिया, तो ये जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माय हाउस, ये एक्सपेंस में जाना चाहिए, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। डेफिनेशन लिखने के लिए या थ्योरी लिखने के लिए आप ये भी बड़ा इजी पॉइंट लिख सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन एसओएफपी एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। ये लिखने पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। आज जो हमारा मेन फोकस है वो शेड्यूल पे है या डेप्रिसिएशन पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट यू गाइस टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मेट्स ऑफ द शेड्यूल एंड द टी अकाउंट्स। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो पहले। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आमतौर पे स्टूडेंट्स को ना टी अकाउंट्स इजी लगते हैं। तो टी अकाउंट में, कॉस्ट के अकाउंट में बैलेंस बीडी आता है, जो हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं उसकी कॉस्ट को ऐड करते हैं, जो नॉन करंट एसेट बेचते हैं उसकी कॉस्ट को माइनस करते हैं, उससे हमारे पास आ जाता है बैलेंस कैरेड डाउन। अगर इसी टी अकाउंट को आप सीधी लाइन में बना दो ना, तो वो शेड्यूल बन जाएगा। आपने बैलेंस बीडी है विच इज कॉस्ट एट ईयर स्टार्ट, जो खरीदा वो ऐड करा, जो बेचा उसकी कॉस्ट को माइनस करा, उससे आपके पास आ गई कॉस्ट एट ईयर एंड। दूसरा, हमारे पास डेप्रीसिएशन का अकाउंट है। ये साल के स्टार्ट की डेप्रीसिएशन है, इसमें डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर होती है ऐड, जो बेचा उसकी आज तक की टोटल डेप्रीसिएशन होती है माइनस, उससे आ जाता है बैलेंस कैरेड डाउन विच इज डेप्रीसिएशन एट ईयर एंड। इफ यू मेक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन, आपका शेड्यूल बन जाएगा। डेप्रीसिएशन एट ईयर स्टार्ट, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर ऐड हुई, जो बेचा उसकी टोटल डेप्रीसिएशन माइनस हुई, आपके पास डेप्रीसिएशन एट ईयर एंड आ गई। अच्छा, तीसरा अकाउंट होता है डिस्पोजल का। अब याद रखना, डिस्पोजल का टी अकाउंट ही बनता है, डिस्पोजल का शेड्यूल नहीं बनता। ठीक है, डिस्पोजल का हमेशा सिर्फ टी अकाउंट ही बनता है। शेड्यूल जो है ना, वो कॉस्ट और डेप्रीसिएशन अकाउंट का बनता है। उसको अगर आप सीधा बना दो टी अकाउंट को स्ट्रेट लाइन में, तो वो शेड्यूल बन जाता है। अब इसके एंड में आपको नेटबुक वैल्यू निकालनी होती है साल के स्टार्ट की। वो कैसे निकलेगी? साल के स्टार्ट की कॉस्ट में से साल के स्टार्ट की डेप्रीसिएशन माइनस कर दें।
फिर आपको शेड्यूल खत्म करने के लिए नेटबुक वैल्यू निकालनी होती है साल के एंड की, तो वो ऐसे निकलेगी, साल के एंड की कॉस्ट में से साल के एंड की डेप्रिसिएशन माइनस करें। शेड्यूल बनाते वक्त आपके पास जितनी कैटेगरीज हैं, लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग भी हो, तो वो भी इस तरह पूरा बनता है। ठीक है, ये सब आप अलग अलग बनाते हो और एंड में एक टोटल का कॉलम बनाते हो। अब शायद आप लोग ने ये एएस में ऑब्वियसली पढ़ा है तो करा होगा, लेकिन एज अ रीकैप, एज अ रिविजन, हम ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है A2 लेवल पे। सबसे पहले हमें बनाना है डिस्पोजल अकाउंट ऑफ मशीनरी, ठीक है, और फिर हमें नॉन करंट एसेट का शेड्यूल बनाना है। पढ़ते हैं सवाल। इसमें लिखा हुआ है ACM PLC प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नॉन करंट एसेट्स। इसके पास 3 तरह के नॉन करंट एसेट हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी वैन्स। हमारे पास साल के स्टार्ट की कॉस्ट गिवन है, साल के एंड की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे अगर तुम इस लॉजिक से चलोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अगर तुम प्रॉपर्टी देखो, वो साल के शुरू में भी 2 लाख, साल के एंड में भी 2 लाख की है। ये शो करता है कि हमने इस साल के बीच में ना प्रॉपर्टी खरीदी है ना प्रॉपर्टी बेची है। एंड सेम गोज फॉर डिलीवरी वैन्स, साल के शुरू में भी 23 की थी, साल के एंड में भी 23 की है। तो अगर ऐसा कभी सवाल हो जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट सेम दी हुई हो, इसका मतलब है आपने वो नॉन करंट एसेट ना खरीदा है ना बेचा है। फिर हमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है, और अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी देखूं तो उसकी ओपनिंग कॉस्ट थी 258 और क्लोजिंग कॉस्ट है 310। ठीक है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट में फर्क है, इसका मतलब है ऑब्वियसली हमने ये खरीदा तो है ही, वरना कॉस्ट बढ़ती नहीं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने ये बेचा भी हो। अब पहला काम हमें करना ही है कि हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना है ऑफ मशीनरी। ठीक है, इफ आई लुक एट पॉइंट्स, पॉइंट 2 जो है ना वो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेट करता है, तो हम जरा इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे आनी चाहिए मशीनरी की कॉस्ट, यहाँ पे आनी चाहिए इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आना चाहिए कितने का आपने बेचा, और फिर इसके थ्रू हम गेन या लॉस निकाल लेंगे। पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं कॉस्ट पे और 10% साल की लगाते हैं। कह रहा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब जिस साल खरीदा है उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओ, एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल बेचा है उस साल आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे। अब यार ध्यान में रखना, आपका ईयर एंड है दिसंबर 2015। अच्छा, जब आपका ईयर एंड दिसंबर में होता है ना, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ईयर काउंट करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर एक साल दिसंबर में खत्म हो रहा है तो 2015 दिसंबर में जो ईयर खत्म हुआ है वो उसी साल में जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ होगा। अगर दिसंबर के अलावा कोई भी दूसरा ईयर एंड आता है तो उसमें इशू ये होता है कि अगर वो ईयर एंड हो रहा है फॉर एग्जांपल नवंबर 14 में, तो वो स्टार्ट हुआ होगा दिसंबर 13 में, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें बहरहाल आसान है, आपका ईयर एंड दिसंबर में है तो ईयर्स काउंट करना बड़े ईजी होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 जून 2015 को हमने एक मशीन 1 जून 2015 को हमने एक मशीन जो 10 जुलाई 2007 को खरीदी थी, वो हमने बेच दी 17,800 में। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ 13,000। पहले तो उसकी बात करते हैं। अगर यार इसको मैंने 17,800 में बेच के पैसा कमाया है, प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब है इसको मैंने नेट बुक वैल्यू से महंगा बेचा है। जितने की इसकी वैल्यू थी नेट बुक वैल्यू उससे ऊपर में बेचा है तो मुझे गेन हुआ है। तो अगर 17,800 में बेच के 13,000 कमाए हैं तो इसकी नेट बुक वैल्यू बनती है 4,800। मैंने 17,800 में से प्रॉफिट हटा दिया ताकि मैं देखूं उसकी वैल्यू कितनी थी, वो थी 4,800। अब जरा देखते हैं ये हमारे पास कब से है। ये मशीन हमारे पास 10 जुलाई 2007 से लेके 1 जून 2015 तक रही। ठीक है, और हम देखते हैं हमारे पास ये कितने साल रही। अब यार मेरा पहला आपसे सवाल है कि अगर ये मैंने 10 जुलाई 2007 में ली थी, तो 2007 में इसमें पूरी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए या 6 महीने और कुछ दिनों की? पूरी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईयर ऑफ परचेज में पूरी डेप्रिसिएशन लगाओ। तो इसमें इसको 2007 में हमने पूरा डेप्रिशिएट किया होगा,
फिर हमने इसको 8 में करा होगा, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14। 2015 में इसको हमने बेचा है और ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम डेप्रीसिएशन नहीं लगाते, तो 15 की डेप्रीसिएशन में नहीं लगा रहा। तो ये हमारे पास टोटल रही है 8 साल, 7, 8, 9, 10, हाँ 8 ईयर्स हो गए। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से एक साल की डेप्रीसिएशन 10% है, तो 8 साल की हो गई 80% इसकी डेप्रीसिएशन होनी चाहिए। 8 साल में 80% ये डेप्रीशिएट हो चुकी है। अब जरा देखते हैं, मुझे इसकी कॉस्ट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कॉस्ट होगी 100%। मुझे पता है इसकी आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आई डोंट नो कितनी है, लेकिन 80% ये डेप्रीशिएट हो चुकी है। तो उसकी जो नेट बुक वैल्यू बची है वो होगी 20%, और नेट बुक वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4800। ठीक है, तब अगर मुझे पता है कि 20% इसका 4800 है, तो कॉस्ट निकालना कोई फिर मसला नहीं होना चाहिए। 20% का 5 टाइम्स होता है 100%। तो अगर नेटबुक वैल्यू 4800 है तो कॉस्ट उसका 5 टाइम्स हो जाएगी, और हमारी कॉस्ट हो जाएगी 24,000। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते थे। कॉस्ट को x लिखते, यहाँ पे 100 लिखते, नेटबुक वैल्यू को 4800 लिख के यहाँ पे 20 लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाता। कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, विच विल बी 19,200। ठीक है, अब हम इसका डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। कॉस्ट है 24,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 19,200, बेची है ये हमने 17,800 की, विच इज हेयर। ठीक है, 17,800 की बेची है। ठीक है जी, और गेन हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 13,000। ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया और ये हमारा डिस्पोजल अकाउंट बन गया। सही है जी। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है हमें नॉन करंट एसेट का शेड्यूल बना दो फॉर इंक्लूजन इन द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द आईएएस। इन शॉर्ट, शेड्यूल बनाना है। सही है। अब यार शेड्यूल बनाने के लिए ना हमेशा क्या करो, पहले फॉर्मेट कॉपी कर लो, फिर फॉर्मेट को फिल इन द ब्लैंक्स करो। तो मेरे पास इसमें 3 एसेट हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, और एक डिलीवरी वैन्स है। तो मैं जरा इधर हेडिंग दे देता हूँ, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी वैन्स। वैसे टोटल का भी कॉलम बनाना चाहिए, वो आप एंड में बना लीजिएगा, मैं नहीं बना रहा। बनाना ज़रूरी होता है बाय द वे, लेकिन टोटल में कोई कैलकुलेशन या दिमाग नहीं लगेगा तो आप लोग कर सकते हो। ये लाइंस आ गई। सबसे पहले आता है कॉस्ट एट ईयर स्टार्ट। अब देखते हैं हमारा साल कब शुरू हो रहा है। 31 जनवरी 2015 में ख़त्म हो रहा है, तो ये शुरू होगा 1 जनवरी 2015। इसमें जो खरीदा उसको ऐड करा, उसकी कॉस्ट को ऐड करा, जो बेचा उसकी कॉस्ट को माइनस करना है। इससे हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट एट 31 दिसंबर 2015। फिर हमारे पास आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट 1 जनवरी 15। इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। फिर हम माइनस करेंगे जो बेचा उसकी टोटल डेप्रीसिएशन। हमारे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट 31 दिसंबर 15। फिर लास्टली हमारे पास आ जाएगी नेटबुक वैल्यू एट 1 जनवरी और नेटबुक वैल्यू एट 31 दिसंबर। ये मैंने पहले फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब जरा फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इस सवाल में मुझे ओपनिंग कॉस्ट गिवन है, तो पहले वो कॉपी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी की कॉस्ट गिवन है ओपनिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 258, डिलीवरी वैन्स हैं 23। फिर मुझे क्लोजिंग कॉस्ट भी गिवन है, वो भी लिख देता हूँ। क्लोजिंग कॉस्ट प्रॉपर्टी की 2 लाख ही है, प्लांट एंड मशीनरी की है 310 और डिलीवरी वैन्स की है 23। और हमें ओपनिंग डेप्रीसिएशन गिवन है प्रॉपर्टी की 17,000, प्लांट एंड मशीनरी की 210 और डिलीवरी वैन्स की 10,000।
ठीक है जी, अब जरा देखते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट सेम है प्रॉपर्टी की, इसका मतलब है ना हमने प्रॉपर्टी खरीदी है ना हमने प्रॉपर्टी सेल की है, तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट सेक्शन तो बन गया। डिलीवरी वैन भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, इसका मतलब है ना हमने डिलीवरी वैन खरीदी ना बेची। अब हमारा कॉस्ट सेक्शन पहले रह गया है प्लांट एंड मशीनरी का, उसको देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का .2 है, और .2 से मुझे एक चीज पता चली कि जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी बेची थी वो 24,000 की थी। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी बिकी है वो 24 की है, उसकी कॉस्ट। ठीक है, यहां से उसकी कॉस्ट माइनस करते हैं। अब यार 258 में आप x को प्लस करो, 24 को माइनस करो, और आपको पता है आंसर 310 आएगा। तो उसकी रिवर्स वर्किंग करके आप ये x निकाल सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे निकाल लो कि 3,10,000 में आप 24 ऐड करो और 258g माइनस कर लो, तो आपको इससे आंसर आ गया कि हमने 76,000 की खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारा कॉस्ट सेक्शन पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का सेक्शन। अब जैसा कि मुझे पता है कि मैंने प्रॉपर्टी कोई भी नहीं बेची, तो प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन का डिस्पोजल भी होगा 0। डिलीवरी वैन्स भी नहीं बेची तो उसका भी डिस्पोजल होगा 0। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। हमने जो प्लांट एंड मशीनरी बेची है उसकी आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 19,200, 8 साल की जो हमने निकाली थी, वो यहाँ पे डिस्पोजल के नाम से हो गई माइनस। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, इनवर्स ऑर्डर्ड। हमें चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तीनों की, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी वैन्स। पहले हम प्रॉपर्टी पे आते हैं, विच इज .1। कह रहा है प्रॉपर्टी में आधी वैल्यू जो है ना वो लैंड की है। आई होप सबको पता है कि लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर अपने पास 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें से लाख रुपए का तो लैंड है, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी सिर्फ 1 लाख रुपए पे। 2 लाख में से आधा लैंड है, वो हटा दो, 1 लाख पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी। और डेप्रिसिएशन लगानी है 1% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत सिंपल है। 1 लाख की कॉस्ट पे 1% कितना बना? 1,000 रुपए। तो हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई 1,000। ये हमारा प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं इस पे, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कह रहे हैं कि 10% डेप्रिसिएशन लगानी है कॉस्ट पे। ठीक है, लगा लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है? 3,10,000। अब 3,10,000 का 10% बनता है 31,000। ये आ गई इसकी डेप्रिसिएशन। इसको जरा ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 2,21,800। ओके। अब यार अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि मैंने सीधा 310 पे क्यों डेप्रिसिएशन लगा दी, तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखो, ये आपसे कह रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन लगाओ कॉस्ट पे, और कह रहा है जो खरीदा है उसको पूरा डेप्रिशिएट करो, जो बेचा है उसको डेप्रिशिएट नहीं करो। तो जब भी ये पॉलिसी आती है ना, तो उसका शॉर्टकट होता है कि आप सीधा इस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा दो। और ये चलता कैसे है? हाउ डज दिस वर्क? देखो, ये हमारे पास साल के शुरू में था, हमने जो खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है, तो जो हमने खरीदा वो उसमें ऐड हुआ है ताकि वो डेप्रिशिएट हो जाए। और हमने जो बेचा उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी है, तो हमने जो बेचा वो इसमें से क्या हुआ है? माइनस। तो ये जो फिगर आता है इसमें ऑलरेडी क्या होता है, आपने जो खरीदा होता है वो प्लस हुआ हुआ होता है, और जो बेचा होता है वो माइनस हुआ हुआ होता है। तो उस पर इसलिए डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लग जाती है। लास्ट अपने पास है डिलीवरी वैन्स। डिलीवरी वैन्स को हमें 25% पे डेप्रिशिएट करना है यूजिंग आरबीएम। अब आरबीएम पे डेप्रिसिएशन लगती है नेटबुक वैल्यू पे, तो ये भी देख लेते हैं ये कैसे होगा। भाई साल के एंड में हमारे पास डिलीवरी वैन की कॉस्ट थी 23, और इस 23 में से 10,000 इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन थी एक्यूमुलेटेड। तो हमारी डिलीवरी वैन्स की जो नेटबुक वैल्यू है वो बेसिकली 23 थी, डेप्रिसिएशन से, सॉरी 13,000 थी। 23 में से 10 की डेप्रिसिएशन हमने माइनस की है, इसकी नेटबुक वैल्यू आ गई 13,000।
इस पे कितना परसेंट लगाना है? 25। तो 13,000 का 25% कितना होता है? ये आ गया 3250। ये हमारा शेड्यूल हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। सही है, बस अब हमें नेटबुक वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो ओपनिंग हो जाएगी 2 लाख माइनस 17,000 विच इज 183 एंड 182 and 258 minus 210 is 48. 310 minus 221 800. This is 88,200. 23 minus 10 is 13 and 23 minus 13.25 is 9750. ये हमारे आंसर्स हो गए। आई होप ये आपको क्लियर था। अच्छा, इसका जो रिवैल्यूएशन वाला पार्ट है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। शेड्यूल आई होप आपको क्लियर है।